हाँ तो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम केशवानंद ऑनलाइन क्लास में। देखिए, मैं अमित शर्मा आपको साइंस के बारे में पढ़ाने का प्रयास ही करूँगा, है ना। बाकी पढ़ना कि नहीं पढ़ना ये तो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। हाँ तो देखिए, हम लोग विज्ञान का जो पहला पार्ट है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए बेटा, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण जो एक टॉपिक है जिसके बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज पहले की क्लासों से भी है। आप तो ने 9th क्लास में या 8th क्लास में पढ़ा होगा कि जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ जानते हैं कि बताऊं? पदार्थ जो होते हैं, ठीक है ना, उनमें दो प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं। एक तो होता है बेटा भौतिक परिवर्तन, दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। कौन कौन से? देखिए, भौतिक परिवर्तन, है ना, और दूसरा होता है बेटा रासायनिक परिवर्तन, ठीक है ना। भौतिक और रासायनिक। अभी होते क्या है, देखिए, अभी जैसे कोई एक लकड़ी है, लकड़ी को यदि आप काट करके उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं तो भी हर एक टुकड़ा लकड़ी ही रहेगा। उसका साइज जरूर बदल गया है बट उसके गुण नहीं बदले। कागज को यदि आप छोटे छोटे टुकड़ों में उसको काट दें, फाड़ लें, तो भी उसका हर एक पीस कागज ही रहने वाला है, उसको कागज ही कहोगे आप। तो ऐसा जो परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थों के सिर्फ और सिर्फ भौतिक गुण बदलते हैं, रासायनिक गुण नहीं बदलते, उसको हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊं, पानी, जल, ठीक है ना। साइंस का यूज़ कर रहे हैं तो साइंस की भाषा का यूज़ करेंगे। जल को जब आप गर्म करते हैं तो वो बॉयल होता है और वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, भाप में बदल जाता है ना। और जब आप जल को फ्रिज में रख देते हैं, फ्रीज़र में, ठीक है, तो फिर उसकी बर्फ जम जाती है। जल जो कि तरल अवस्था में था, जब आपने उसको गर्म किया तो वो गैस में बदल गया, भाप में बदल गया, और जब आपने उसको ठंडा किया तो वो बर्फ में, मतलब ठोस में बदल गया। द्रव गैस में बदल गया, द्रव ठोस में बदल गया, भौतिक अवस्था बदल गई। लेकिन जब आप बर्फ को फ्रीजर में से निकाल के बाहर रखेंगे तो कुछ टाइम के बाद वो मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी और वापस से जल बन जाएगा ना। इसी तरह से यदि आप भाप यानी कि गैस, जल की भाप, उसको ठंडा कर लें, ठीक है, तो वापस से द्रव में यानी कि जल में बदल जाएगी। तो कोई नया पदार्थ तो बना नहीं। हाँ, उनकी भौतिक अवस्था जरूर बदल गई थी लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बना था। तो ये भी एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है ना। तो इस तरह से जो परिवर्तन होते हैं उनको तो हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। अब कुछ और उदाहरण हम लोग देखें। लकड़ी को काटो मत, अब लकड़ी को अब जला दो, क्या बन जाएगा बेटा? कोयला बन जाएगा ना। क्या कोयले से लकड़ी बना लोगे दोबारा? बना लोगे? नहीं बनेगा ना। तो फिर परमानेंट चेंज हो गया, ये स्थायी बदलाव हो गया, है ना। कागज को जला दो, कागज की राख बन जाएगी। अब राख को तो कोई कागज नहीं कहेगा, वो राख है, और राख से दोबारा कागज बना सकते हो क्या? नहीं।
अच्छा, दूध से दही बना लो, क्या दही से दोबारा दूध बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो ये जो परिवर्तन है ना, इनको हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। और इनमें क्या होता है कि पदार्थों के भौतिक गुणों के साथ साथ इनके रासायनिक गुण और संगठन भी बदल जाता है। तो ऐसे परिवर्तन को हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो ये कुछ जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताए हैं भौतिक परिवर्तन के और रासायनिक परिवर्तन के, ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इनके बारे में ज़्यादा कुछ हम लोग नहीं यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सिर्फ इतना सा डिस्कस करेंगे कि जो रासायनिक परिवर्तन होता है किसी भी पदार्थ में, है ना, उसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे जो शब्द लिखा है ना, रासायनिक अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं? किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन का होना, रासायनिक अभिक्रिया। किसे कहेंगे? बहुत सिंपल सी परिभाषा है बेटा, किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन का होना। ये लो, ये रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा हो गई, किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन का होना। हाँ, अब आपको ये पता होना चाहिए कि रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, जो अभी मैंने बताया। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थों के भौतिक गुणों के साथ साथ उनके रासायनिक गुण और संगठन भी बदल जाते हों, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। मतलब कोई नया पदार्थ बनता हो तो उस प्रकार के परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और जब किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम उसे कहते हैं उसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। यानी कि किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन का होना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। एक एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग लिख रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया, मैग्नीशियम, आपकी बुक में भी है एनसीईआरटी में। मैग्नीशियम जब वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख बनाता है। ये लो जी, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख बनाएगा, नया पदार्थ बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, मतलब ये रासायनिक अभिक्रिया है। अब हमें इतनी सी बात बताने के लिए कि भाई मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, इतनी सी बात बताने के लिए हमें इतना लंबा लिखना पड़ा। क्या कोई छोटा तरीका नहीं है कि इसको हम छोटे तरीके से लिख दें और हमें सारी बात पता भी चल जाए? है, बिल्कुल है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। आपको याद करना पड़ेगा कि मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है, ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है। तो इसको हम बहुत छोटे से शब्दों में लिख देंगे। जैसे मुझे आता है, देखो मैं बताता हूँ, Mg+O2 = MgO, बात खत्म। इतना लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी, मैंने कर दिया काम ख़त्म इन 3 शब्दों में। तो ये जो मैंने काम किया है ना बेटा, इसको हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। इसको क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। ये लो, अभी कोई नई बात थोड़ी बताई मैंने तो ये कहा है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, ये रासायनिक अभिक्रिया है, इसको जब आप उसके सूत्र और प्रतीक के रूप में लिख देते हैं तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं।
किसी रासायनिक अभिक्रिया को जब उसके सूत्र या प्रतीकों के रूप में लिख देते हैं तो इसको रासायनिक समीकरण कहते हैं। इससे हमारा समय बचता है बहुत ज़्यादा। और किसी भी बात को बताने के लिए इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना पड़ता, बहुत कम शब्दों में काम हो गया ना। जैसे हम लोग प्राइम मिनिस्टर उसको पीएम लिख देते हैं ना, चीफ मिनिस्टर सीएम लिख देते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम कर देते हैं, है ना। शॉर्ट फॉर्म होती है हर एक चीज़ की, ऐसे ही ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है जिससे हमें सब कुछ पता चल जाए। तो रासायनिक समीकरण को आप परिभाषित कैसे करोगे? परिभाषा भी बहुत सिंपल है इसकी। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रासायनिक अभिक्रिया के प्रतीकात्मक निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण कहते हैं। कोई प्रॉब्लम? परिभाषा बता दी मैंने आपको रासायनिक समीकरण की। रासायनिक अभिक्रिया के प्रतीकात्मक निरूपण को, तो प्रतीकात्मक का मतलब होता है प्रतीक या सूत्र के रूप में, निरूपण का मतलब होता है लिखना या व्यक्त करना। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को जब सूत्र या प्रतीकों के रूप में व्यक्त कर देते हैं तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो अभी मैंने आपको यहाँ तक जो बातें बताई, एक तो पदार्थों में 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, उदाहरण भी मैंने आपको इनके बताए। फिर रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये एक उदाहरण दिया रासायनिक अभिक्रिया का। और इस रासायनिक अभिक्रिया को जब उसके सूत्र या प्रतीक के रूप में लिख दें तो इसको रासायनिक समीकरण कहते हैं, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत? बस, तो यहाँ तक नहीं आई तो आगे भी नहीं आएगी, है ना। अब देखिए, रासायनिक समीकरण जो होते हैं बेटाओ, ये 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के कैसे? एक तो होता है असंतुलित समीकरण, है ना। और दूसरा होता है संतुलित समीकरण। ये 2 प्रकार के रासायनिक समीकरण होते हैं। इसको कंकाल समीकरण भी कह देते हैं, कंकाल समीकरण। देखिए, संतुलित और असंतुलित क्या होता है। अब देखिए, किसी भी रासायनिक समीकरण में इसके 2 भाग होते हैं। ये जो तीर का निशान है ना बेटा, तीर का निशान है ना, इसके इधर जो लिखा होता है ये, है ना, कौन सी साइड है ये? लेफ्ट हैंड साइड, है ना, लेफ्ट हैंड साइड, LHS बोलते हैं इसको, LHS, लेफ्ट हैंड साइड। तीर के निशान के इधर, और तीर के निशान के इधर इसको हम बोलते हैं RHS, राइट हैंड साइड, RHS। कोई नए शब्द नहीं है आपके लिए, ये होता है LHS, ये होता है RHS। ओके, तो देखिए, LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो लिखे हुए हैं, मतलब ये आपस में क्रिया कर रहे हैं, तो ये बन रहा है। तो जो क्रिया करते हैं इनको हम कहते हैं बेटा अभिकारक, या इसी को क्रियाकारक भी कहते हैं, क्रियाकारक। जो आपस में क्रिया कर रहे हैं, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्रिया कर रहे हैं, तो इनको तो हम कहेंगे अभिकारक। और इनकी क्रिया से जो नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। तो इसको हम कहते हैं उत्पाद, प्रोडक्ट। इसको क्या कहेंगे? उत्पाद, यानी कि प्रोडक्ट। तो RHS की तरफ उत्पाद को लिखा जाता है, LHS की तरफ अभिकारकों को लिखा जाता है।
तो यहाँ पे असंतुलित समीकरण और संतुलित समीकरण क्या होता है? देखिए बेटा, एक बाजार से जब आप कोई भी सामान लेने जाते हो तो दुकानदार आपको वो तराजू से तोल के देता है ना। तराजू के एक पल्ले में वो बाट रखता है और दूसरे पल्ले में सामान रखता है, और जब दोनों पल्ले एकदम बराबर हो जाते हैं तो वो आपको सामान दे देता है। यदि दोनों पल्ले बराबर ना हो, कोई भी ऊपर नीचे रहे, तो आप भी या फिर दुकानदार भी ना तो सामान देना चाहेगा ना आप लेना चाहोगे। यदि बाट वाला ऊपर और सामान वाला नीचे चला गया तो आप तो खुश हो जाओगे, पर दुकानदार थोड़ी दे देगा, है ना। और यदि ऐसा रहा, बाट वाला नीचे चला गया और सामान वाला ऊपर, तो दुकानदार तो दे देगा, लेकिन आप ले लोगे क्या? आप क्या कहोगे? और डाल, अभी और डाल, अभी और डाल, और डाल, और डाल, और डाल। ये जब दोनों बराबर हो जाएं, है ना, तो वही हाल यहाँ पे इसका है। जब क्रियाकारक और उत्पाद दोनों की मात्रा बराबर हो। याद आ रहा है, 9वीं क्लास में पढ़ के आए हो, द्रव्यमान संरक्षण का नियम डाल्टन ने बताया था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को या अणुओं को, परमाणुओं को ना तो उत्पन्न किया जाता है और ना ही वो नष्ट होते हैं, है ना। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु ना तो सृजित होते हैं ना ही नष्ट होते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। हाँ, तो बस फिर क्या है, वही चीज़ तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। मतलब इधर क्रियाकारक और उत्पाद दोनों तरफ परमाणुओं का द्रव्यमान बराबर होना चाहिए। यदि बराबर नहीं है तो उसको कहेंगे असंतुलित, और यदि बराबर है तो उसको कहेंगे संतुलित। अभी ये जो लिखा हुआ है Mg+O2 इज इक्वल टू MgO, ये असंतुलित है कि संतुलित है? देखो, इधर मैग्नीशियम 1 है, इधर मैग्नीशियम 1 है, इधर ऑक्सीजन 2 हैं, इधर ऑक्सीजन 1 ही है। कहाँ है? नहीं है ना। ये वाला तो है ऊपर और ये वाला नीचे, क्योंकि इसमें वजन ज़्यादा है। तो ये कैसा समीकरण है? असंतुलित। तो असंतुलित समीकरण से हमें ये तो पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन से अभिकारक भाग ले रहे हैं, कौन सा उत्पाद बन रहा है, लेकिन ये पता नहीं चलेगा कि कितनी मात्रा में अभिकारक भाग ले रहे हैं, कितना उत्पाद बन रहा है। ये पता नहीं चलेगा। तो अब किसी भी असंतुलित समीकरण को संतुलित कैसे किया जाए? जैसे दुकानदार करता है ना भाई, सामान यदि ज़्यादा आ गया तो उसमें से निकाल लेता है थोड़ा थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा सा, और यदि कम है तो और डालता है, जब तक कि दोनों पल्ले बराबर ना हो जाए। बस वही काम हमें करना है यहाँ पे। अच्छा, दुकानदार कभी ऐसा है कि वो पल्ला नीचे गया, एक मुट्ठी निकाल लिया, खट से बराबर हो जाए? हो जाएगा कैसा? नहीं, वो भी धीरे धीरे निकालता है, धीरे धीरे। यदि ज़्यादा निकल गया तो और डालेगा, कम निकला है तो और निकालेगा, ठीक है ना। ऐसा ही प्रयास हमें भी करना है, छोटी से छोटी संख्या रख करके दोनों तरफ तत्वों की मात्रा को बराबर करने का प्रयास करना है, ताकि हम इस समीकरण को संतुलित कर सकें। ठीक है बेटा। तो देखिए, संतुलित और असंतुलित दो प्रकार के समीकरण हैं। अब हम किसी भी असंतुलित समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और इस प्रोसेस का, इस प्रक्रिया का नाम है हिट एंड ट्रायल विधि। क्या कहते हैं इसको? हिट एंड ट्रायल विधि। तब आप देखेंगे हिट एंड ट्रायल विधि क्या होता है और कितने चरणों में ये कंप्लीट होती है। ओके, हम पढ़ रहे हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। विधि का नाम है हिट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड ट्रायल विधि। इस विधि से किसी भी समीकरण को संतुलित कर सकते हैं बड़े आराम से।
और समीकरण को संतुलित करने के यहाँ पे 5 स्टेप हैं, 5 स्टेप फॉलो करने हैं और किसी भी समीकरण को आप बड़े आराम से बैलेंस कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल हम लेंगे वही जो हमने अभी लिया था, Mg प्लस O2 इज इक्वल्स टू MgO। ओके, ये हमारे पास एक असंतुलित समीकरण है, इसको संतुलित करना है। तो हिट एंड ट्रायल विधि में मैंने अभी आपको बताया 5 स्टेप होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, पहला चरण क्या है? देखिए पहला चरण है अभिकारकों व उत्पाद को बॉक्स में बंद करना, बॉक्स में बंद करना। ओके, अलग अलग बॉक्स में बंद करना है। तो देखिए हमारे पास समीकरण क्या था, Mg प्लस O2 इज इक्वल टू MgO, ये था ना। अब हमने इनको क्या करना है, अलग अलग बॉक्स में बंद करना है, ऐसे ये लीजिए, बंद कर दिया हमने इसको अलग अलग बॉक्स में। क्यों किया भाई? देखिए ये हमने इसलिए किया है क्योंकि जो हमारे पास समीकरण दिया हुआ है ना, इनके सूत्र में हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। देखिए ये आप में से Mg प्लस O2 इज इक्वल्स टू MgO ये लिखा है। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे कि बराबर ही तो करना है, ये लो जी यहाँ से 2 हटा दो ना, बात खत्म हो गया बराबर। Mg प्लस O इज इक्वल्स टू MgO हो गया ना। लेकिन आपको पता है कि O ये परमाणु के रूप में कभी भी स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जा सकता, होता ही नहीं है, ये तो O2 ही रहेगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जो आपको दिया हुआ है आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। या फिर आप में से क्या करेंगे, यहाँ पे ओ ये लो O2 करना है ना, ये लो MgO2 कर देंगे, ये भी गलत है क्योंकि MgO2 होता ही नहीं है, MgO होता है ना। तो ऐसी गलती ना हो इसलिए हमें सबसे पहला काम ये करना है कि जो भी आपको असंतुलित समीकरण दिया हुआ है उसको आप बॉक्स में बंद कर दें, बॉक्स में बंद कर दें। मतलब ये Mg है तो Mg ही रहेगा, ये O2 रहेगा और ये MgO ही रहेगा, इसमें आप कोई चेंज नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? इसके बाद सेकंड स्टेप, बहुत सिंपल विधि है, आप ध्यान से बस सुनते जाएं। दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, तत्वों की तुलनात्मक सारणी बनाते हैं, तत्वों की तुलनात्मक सारणी बनाना, ये लो, ठीक है, ये सेकंड स्टेप है। अब इसमें क्या करना है, हमें एक सारणी का फॉर्मेट है, तत्व LHS की तरफ तत्वों की संख्या, RHS की तरफ तत्वों की संख्या, बस ये सारणी का फॉर्मेट है। ऐसी सारणी बनानी है। तत्व कौन कौन से हैं यहाँ पे लिखना है, LHS में कितने कितने हैं और RHS में कितने कितने हैं। अब तत्व कौन कौन से हैं, एक तो है मैग्नीशियम और एक है ऑक्सीजन, ये 2 ही तो तत्व है ना पूरी अभिक्रिया में, और तो कोई तीसरा तत्व है ही नहीं। मैग्नीशियम LHS में कितना है, 1, RHS में इधर मैग्नीशियम कितना है, 1, इधर ऑक्सीजन कितना है, 2, इधर ऑक्सीजन कितना है, 1, ये लो, ये सारणी बना दी। अभी तक तो हमने हमारा दिमाग लगाया ही नहीं लगाया ना, अभी तक तो हमने तो कुछ किया ही नहीं है, जो जानकारी दी अभी तक तो हम उसी के बेस पे काम कर रहे हैं। दोनों स्टेप हो गए हमारे, 2 चरण हो गए हैं। अब इस दूसरी जो टेबल है, दूसरा जो स्टेप है, इसमें आप देखेंगे मैग्नीशियम तो दोनों तरफ बराबर है ना, लेकिन ऑक्सीजन जो है इधर 2 है इधर 1 है, तो अभी हमें ऑक्सीजन को बराबर करना है। अब 2 है तो ये तो 2 ही रहेगा ना, इसको कम थोड़ी कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी कर सकते हैं मिटा दो इसको, नहीं कर सकते ना, क्योंकि तो बॉक्स में है भाई, ये तो 2 ही रहेगा। इधर आप 2 करें,
अब इधर 2 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वो आप नेक्स्ट स्टेप में प्रोसेस जाएगा। तो अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेप की। तीसरा चरण देखिए, तीसरे चरण को हम लोग टाइटल दे देते हैं, टाइटल पे मत जाओ आप, है ना, आप तो सिर्फ वो समझो कि काम क्या करना है। टाइटल है विभिन्न मान रखकर तत्वों की संख्या संतुलित करने का प्रयास करना। संतुलित का मतलब बराबर करने का प्रयास करना। ये मेन काम है इस विधि में। यही एक तीसरा चरण है जहां आपको अपना दिमाग लगाना है, बाकी और कहीं दिमाग लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या करना है आपको। अब ये जो दूसरे स्टेप में आपने जो सारणी बनाई है, इसमें देखेंगे कि किस तत्व की संख्या में अंतर है, कितना अंतर है, उसको कैसे बराबर कर सकते हैं। तो मैग्नीशियम तो भाई दोनों तरफ बराबर है ना, तो इसको तो कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं। हाँ, ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर 1 है, तो इधर 2 करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक ऐसी ही सारणी दोबारा बना लेंगे। तत्व LHS और RHS, ये लो ऐसी सारणी, फॉर्मेट वही है, सेम है ना। अब मैग्नीशियम को तो छेड़ने की जरूरत नहीं। ऑक्सीजन इधर पहले कितना था 2 और इधर कितना है 1, एज इट इज उतार लिया, अभी तक कुछ नहीं किया है। अब करना क्या है कि इधर 2 करने के लिए यहाँ पे मैं गुणा 2 कर दूं, गुणा 2, तो 1 गुणा 2 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब हो गई ना ऑक्सीजन दोनों तरफ बराबर, हो गई ना। अब ये जो गुणा 2 किया है ये करूँ कहाँ पे, कहाँ लगाऊं इस 2 को, तो RHS में तो एक ही बॉक्स है, बॉक्स के अंदर तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, बॉक्स के बाहर लगाना है, तो मैं ये 2 बॉक्स के आगे यहाँ पे लगाऊंगा। ठीक है, अब देखिए मैं इसके बेस पे जो हमने काम किया है ना, इसके बेस पे इस समीकरण को दोबारा लिखता हूँ। Mg + O2 = MgO, ये बॉक्स में बंद हैं, मैंने भी यहाँ पे बंद कर दिया है। अब ये जो गुणा 2 मैंने किया है, ये 2 मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, लगा दिया 2। अब भाई ऑक्सीजन तो बराबर हो गई, क्या मैग्नीशियम भी बराबर हो गई। अब ये आपको एक आंशिक संतुलित समीकरण प्राप्त हो गया, आंशिक, पूरी तरह से संतुलित नहीं हुआ है। अब इसके बेस पे आप ऐसी एक टेबल दोबारा से बनाओ, इस समीकरण के बेस पे। तो इस समीकरण के बेस पे आप टेबल बनाओगे, तत्व LHS RHS, अब आपको इस समीकरण से कोई मतलब नहीं है, ये बन गया है, ठीक है ना। इसके बेस पे मैग्नीशियम कितना है भाई, तत्व तो वही रहेंगे, आप लिख दो यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। मैग्नीशियम इधर कितना है 1, इधर मैग्नीशियम कितने हो गए। अब ये बॉक्स के बाहर 2 आपने लगाया तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन बॉक्स के बाहर 2 लगने से बॉक्स के अंदर की सारी चीज़ें दुगनी हो गई हैं, तो यहाँ मैग्नीशियम भी कितने हो गए 2, है ना। ऑक्सीजन इधर कितना है 2 और इधर ऑक्सीजन 2, ये लो। पहले यहाँ मैग्नीशियम बराबर थे, ऑक्सीजन अलग अलग था, अब यहाँ पे ऑक्सीजन बराबर तो कर दिए, लेकिन अब मैग्नीशियम में अंतर आ गया, है ना। एक को संभालने जाओगे दूसरा फिसल जाएगा। अभी क्या करना है, अब मैग्नीशियम को बराबर करना है। अब मैग्नीशियम को बराबर करने के लिए सिंपल सी बात है कि इधर 1 है तो इधर गुणा 2 कर दें, इधर गुणा 2 कर दो। LHS की तरफ जब मैग्नीशियम है, LHS ये इधर मैग्नीशियम के आगे आपको गुणा 2 कर देना है। तो इसके बेस पे आप समीकरण लिखें, Mg + O2 = MgO
यहाँ आपने 2 लगा रखा था, ये बॉक्स में बंद है। ये जो 2 गुणा किया है, ये गुणा 2 हमें यहाँ पे करना है। अब देखो हो गया ना बराबर। मैग्नीशियम इधर 2 हैं, मैग्नीशियम इधर 2 हो गए, ऑक्सीजन इधर 2 हैं, ऑक्सीजन इधर भी 2 हैं। हो गया ना बल्ले बराबर, है ना। तो ये समीकरण हो गया संतुलित। तीसरे स्टेप में काम करना है अभी। अब देखो यहाँ पे बेटा हो, इसका नाम हिट एंड ट्रायल, मान रखो और कोशिश करो, मान रखो और कोशिश करो। इसका कोई सूत्र नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि भाई 2 रखने पे संतुलित हो जाएगा या 3 रखने पे संतुलित हो जाएगा। आपको छोटी से छोटी संख्या से शुरू करना है, हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो उससे बड़ी संख्या रख के प्रयास करो, ठीक है ना। इसीलिए इस विधि का नाम है हिट एंड ट्रायल विधि, है ना। तो यहाँ पे ये आपका समीकरण संतुलित हो गया है, क्योंकि इसमें LHS बराबर RHS हो गया है। इति सिद्धम, हैंस प्रूव करते हो ना मैथ में। अब ये तो 3 ही स्टेप हुए हैं, मैंने बताया था कि इसके 5 स्टेप हैं। तो 4th स्टेप में करना क्या है? 4th स्टेप, चौथा चरण। चौथे चरण में क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बॉक्स हटा देना है बस। बॉक्स हटाना, ठीक है ना। बॉक्स को हटा दो और सिंपल समीकरण लिख दो, 2mg प्लस O2 इज इक्वल्स टू 2mgO। ये चौथा चरण हो गया, बॉक्स को हटा देना है ना। मैंने कहा था आपको दिमाग सिर्फ तीसरे चरण में लगाना है, फिर कहीं दिमाग लगाना ही नहीं है। यहाँ बॉक्स हटा देना है। 4 चरण हो गया। 5वां क्या? अब देखिए 5वां चरण है जिसमें आपको इस समीकरण के बारे में बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी। जैसे ये जो पदार्थ इस अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, या कौन सी भौतिक अवस्था में, ठोस में है, द्रव में है या गैस में है, किस अवस्था में है, ठीक है। इनके लिए कोई निश्चित तापमान की ज़रूरत पड़ेगी क्या इस अभिक्रिया को करने के लिए, या किसी पर्टिकुलर दाब की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर कोई और पदार्थ उत्प्रेरक इसमें आवश्यक होगा। तो ऐसे कोई भी पदार्थ की जानकारी हमें मिल जाए, इसके लिए हम 5वां स्टेप यहाँ पे लिखते हैं। और 5th यानी कि लास्ट स्टेप इसका है, उसमें आप लोग अभिकारक और उत्पादों की भौतिक अवस्था, ताप, दाब, उत्प्रेरक या और भी कोई यदि शर्त है, ठीक है ना, तो उसकी जानकारी आप यहाँ पे करेंगे। अब जैसे यहाँ पे मैं आपको भौतिक अवस्था के बारे में बता रहा हूँ कि मैग्नीशियम, देखो ये अभिक्रिया में एज इट इज लिख रहा हूँ अभी, 2mg प्लस O2 इज इक्वल्स टू 2mgO, ठीक है ना, एज इट इज लिखा है। मैग्नीशियम सॉलिड यानी कि ठोस होता है तो S लिख दिया। ऑक्सीजन गैस अवस्था में होता है तो G यहाँ पे लिख दिया। मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख बनती है तो राख सॉलिड है, ठोस है, तो उसके लिए हमने S लिख दिया। भौतिक अवस्था ऐसे लिखनी है, ठीक है। और इसके अलावा ताप, दाब, उत्प्रेरक यदि कोई और शर्त है तो उसको तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। जैसे बहुत सारी अभिक्रियाएं ना जो एक निश्चित ताप पर ही संपन्न होती हैं, तो वो अभिक्रिया कितने ताप पर हो रही है उस ताप को आप तीर के निशान के ऊपर लिख सकते हैं, है ना। कोई दाब, कोई उत्प्रेरक, ठीक है, ऐसे कोई भी शर्त हो तो उसको हम यहाँ पे इंगित कर देते हैं, व्यक्त कर देते हैं। तो इस तरह से हिट एंड ट्रायल विधि से किसी भी समीकरण को आप इन 5 चरणों में संतुलित कर सकते हैं। तो ये हो गई हिट एंड ट्रायल विधि। अब इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है ना। प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा आपको ये विधि क्लियर होती जाएगी और उतनी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है बेटा, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, है ना। तब तक के लिए थैंक यू।